हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो कि टीएमबी यूनिवर्सिटी पार्ट 2 के पेपर 3 के लिए होगा। ठीक है, इससे पहले हम लव फॉर लव और द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट का एक्सप्लेनेशन अपलोड कर चुके हैं। इस वाले वीडियो में हम मैकबेथ और ट्वेल्थ नाइट का एक्सप्लेनेशन डिस्कस किए हुए, ठीक है, जो आपकी बार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मली हम मैकबेथ से भी 3 एक्सप्लेनेशन बताए हुए हैं और ट्वेल्थ नाइट से भी 3 बताए हुए हैं, तो ये सब आपकी बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लाइन है, देयर इज नन बट ही हुज बीइंग आई डू फियर, तो इस तरीके से जो है मैकबेथ का लाइन शुरू होगा, जो कि 2020 और 18 में आया हुआ है। तो ये वाला लाइन आपकी बार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, ये चीज़ आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है पहला पैराग्राफ है, जो कि आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन आ जाए मैकबेथ से वो सेम रखना है। ठीक है, हम यहाँ लिख दिए सेम फॉर एवरी एक्सप्लेनेशन। मतलब मैकबेथ से कोई भी एक्सप्लेनेशन आ जाए, आपको अगर वो लाइन पढ़ के समझ आ गया कि ये मैकबेथ से दिया हुआ है, तो आपको बस सेम टू सेम ये लाइन उतार देना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ को देखते हैं। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर ग्रेट ट्रेजेडी मैकबेथ। जो ये लाइन है वो विलियम शेक्सपियर के ग्रेट ट्रेजेडी मैकबेथ से लिया गया। इट वॉज लास्ट इन सीरीज ऑफ 4 ट्रेजेडीज, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। तो मैकबेथ जो 4 ट्रेजेडी लिख रखे थे ना, जो काफ़ी फेमस था, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, तो इन चारों ट्रेजेडी में जो है मैकबेथ सबसे लास्ट में आता है, मतलब लास्ट में पब्लिश करवाया गया। इट इज़ एमंग द बेस्ट नोन ऑफ विलियम शेक्सपियर प्ले, मतलब ये विलियम शेक्सपियर के बेस्ट नोन प्लेज में से, मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा उस प्ले में से एक है मैकबेथ। इट इज़ बिलीव टू हैव बीन रिटन बिटवीन 1606 एंड 1607। ऐसा माना जाता है कि इस प्ले को जो लिखा गया 1606 से 1607 तक लिखा गया। फर्स्ट पब्लिश्ड इन फोलियो ऑफ 1623, और इसको पहली बार जो पब्लिश करवाया गया फोलियो ऑफ 1623 में पब्लिश करवाया गया। इट इज़ ए 5 एक्ट प्ले, ये 5 एक्ट का प्ले है, और शेक्सपियर का मोस्टली जो प्ले होता है ना वो 5 एक्ट का ही होता है। एंड देयर आर सेवरल थीम्स ऑफ दिस ट्रेजेडी, और इस ट्रेजेडी का ना ढेर सारा थीम्स है, सच एज जैसे कि एम्बिशन, एम्बिशन यानी हो जाता है महत्वाकांक्षा, गिल्ट यानी कहीं ना कहीं दोष या जुर्म होता है, अपराध वो, क्रुएलिटी दिखाया गया है, क्रूरता, मैस्कुलिनिटी, मैस्कुलिनिटी इट मीन्स होता है पौरुषत्व, जिसमें मतलब मेल के पावर को दिखाया जाता है। एंड द डिफरेंस बिटवीन किंगशिप एंड टिरनी, मतलब किंगशिप इट मीन्स शासन और टिरनी इट मीन्स हो जाता है अत्याचार, दोनों के बीच के डिफरेंस को भी दिखाया गया। ठीक है, तो ये वाला जो पैराग्राफ है आप सबके लिए सेम रखोगे। अब सेकेंड पैराग्राफ आते हैं, जो कि मेनली हम इस लाइन को जिसमें डिस्कस किए हुए हैं। दिस लाइन्स हैव बीन सेड बाय मैकबेथ इन द प्ले, ये जो लाइन्स है मैकबेथ के द्वारा कहा गया है प्ले में। आफ्टर किलिंग डंकन, डंकन को मारने के बाद मैकबेथ बिकेम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मैकबेथ जो है स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। बट इज प्लेग्ड बाय फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, लेकिन जो है ना वो प्लेग्ड इट मीन्स क्या होता है ना, त्रस्त रहता है, मतलब पूरे डर में रहता है, कष्ट में रहता है, इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग से, मतलब डर लगा रहता है हमेशा मैकबेथ डंकन को मार के राजा बनने के बाद भी। ही रिमेंबर्स द प्रोफेसी ऑफ that Bonquio's descendant will inherit the throne, वो याद करता है, मतलब ये प्रोफेसी को, इस भविष्यवाणी को, कि चुड़ैल बोल रखी थी कि बोंक्यू का जो डेसेंडेंट इट मीन्स जो वारिश होगा, मतलब बोंक्यू का जो आगे का वंशज होगा वो मतलब थ्रोन का उत्तराधिकारी होगा, राजगद्दी का। एंड अरेंजेस फॉर बोंक्यू एंड हिज सन फ्लेंस टू बी किल्ड, और इसी वजह से ना, मतलब इस प्रोफेसी से डिस्टर्ब होके ना मैकबेथ क्या अरेंज करता है, तय करता है कि वह बोंक्यो को और उसके बेटे फ्लियंस को मरवा देगा, ताकि उसके आगे का कोई उत्तराधिकारी हो ही ना। अब आगे है, आफ्टर बिकमिंग किंग मैकबेथ इनवाइटेड बोंक्यो टू कम टू ए फिस्ट। मैकबेथ मतलब राजा बनने के बाद क्या होता है ना, बोंक्यो क्योंकि मैकबेथ का काफ़ी अच्छा फ्रेंड रहता है पहले, तो वो इन्वाइट करता है बोंक्यो को फिस्ट के लिए, मतलब एक भोजन के लिए। बोंक्यो सेड दैट, बोंक्यो यहाँ पे कहता है कि ही वॉज डिलाइटेड टू कम, कि उसको मतलब आने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी, बट ही हैड टू राइड समवेयर विथ हिज सन, कि उसको लेकिन कहीं जाना है उसके बेटे के साथ। बट मैकबेथ मैनेजेस टू समन बैंक्यू, मतलब किसी तरह मैकबेथ जो है यहाँ बैंक्यू को बुलाने में सक्सेस मिल जाती है उसको, मतलब बैंक्यू आ जाता है मैकबेथ की बात मान के। इन ए सॉलिक्यू, और एक सॉलिक्यूल इट मीन्स क्या हो जाता है ना, एक आत्म भाषण में मैकबेथ एक्सप्रेस्ड हिज फियर ऑफ द प्रोफेसी फॉर बोंक्यो। तो मैकबेथ ना एक मतलब आत्मभाषण मतलब होता है ना कि खुद से बात करते हुए मैकबेथ एक मतलब अपना डर एक्सप्रेस करता है बोंक्यो के भविष्यवाणी को लेके, बोंक्यो के बारे में भविष्यवाणी को लेके। इफ द विचेज प्रोफेसी फॉर बोंक्यो वुड बिकम ट्रू, वह कहता है कि अगर बोंक्यो के लिए जो विचेज मतलब जो चुड़ैल प्रोफेसी की हुई है, क्योंकि मैकबेथ के लिए जो प्रोफेसी हुआ था, भविष्यवाणी किया गया था, वो सत्य हो गया था, तो इसको लगता है कि बोंक्यो के लिए भी जो विचेज जो चुड़ैल प्रोफेसी की है, भविष्यवाणी की है, वो अगर सत्य होगा, देन हिज एफर्ट टू मर्डर डंकन वुड बी मीनिंगलेस।
तो अगर वो जो मतलब कोशिश किया है डंकन को मारने का, डंकन को मार के राजा बनने का, तो उसका जो ये एफर्ट है, ये कोशिश है, ये प्रयास क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि मैकबेथ के बाद तो राजा तो बॉन्क्यो का बेटा बन जाएगा। इसलिए जो मैकबेथ है डिसाइड टू मीट द टू मर्डरर्स, मैकबेथ को डिसाइड करता है कि वह दो मर्डरर्स से मिलेगा, मतलब मर्डरर्स जो उसको मारने के लिए अपॉइंट किया जाता है, तो दो मर्डरर्स से मिलेगा, एंड परसुएडेड देम टू मर्डर, और उनको मतलब राजी करेगा मर्डर करने के लिए बॉन्क्यो एंड फ्लियंस का। ठीक है, अब आगे 10 इस प्रकार इन दिस सिंस, इस सिंस में मैकबेथ कंपेयर्स हिमसेल्फ विथ मार्क एंटनी एंड बॉन्क्यो टू ऑक्टेवियस सीजर। तो मैकबेथ इस सिंस में क्या करता है ना, खुद को कंपेयर करता है मार्क एंटनी से, और बॉन्क्यो को कंपेयर करता है ऑक्टेवियस सीजर से, वो डिफीटेड एंटनी इन द सिविल वॉर, जो कि क्या करता है ना, मार्क एंटनी को डिफीट कर देता है ऑक्टेवियस सीजर सिविल वॉर में। सो मैकबेथ वांट्स टू किल, इसलिए जो मैकबेथ है, मैकबेथ को भी डर है कि कहीं ना कहीं वो बॉन्क्यो से डिफीटेड हो जाएगा, हार जाएगा, इसलिए मैकबेथ डिसाइड करता है, चाहता है कि वो मतलब बॉन्क्यो को मार दे, एंड हिज सन फ्लियंस को भी, और उसके बेटे फ्लियंस को भी मार दे। ही डज नॉट वांट टू स्टॉप किलिंग, वह नहीं चाहता है कि वह तब तक मतलब मारना या ये मारना बंद करे, until he can assure that the throne will forever be his, जब तक कि वह कंफर्म ना हो जाए कि ये जो राजगद्दी है और ये जो गद्दी है, मतलब ये जो शासन है, वो हमेशा के लिए सिर्फ मैकबेथ का है, तब तक मैकबेथ को सांस नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा। इस वजह से जो है मैकबेथ ये चीज़ कंफर्म करना चाह रहा है फ्लियंस और बॉन्क्यो को मार के। तो ये वाला हो गया। अब हम लोग सेकेंड मैकबेथ का देखते हैं एक्सप्लेनेशन, जो कि आपको शुरू होगा मी दाउ आई हियर्ड वॉइस क्राई, इस तरह से स्लिप मी दाउ आई हियर्ड करके शुरू हो जाए, या स्लिप नो मोर करके शुरू हो जाए। ये ना 2-3 लाइन आगे पीछे करके ही ये दोनों लाइन है, तो आप सेम एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो दोनों में। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि मी दाउ करके शुरू हो जाए या स्लिप नो मोर करके शुरू हो जाए। स्लिप नो मोर वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट भी करता है, और ये मी दाउ वाला भी। तो ये क्या है, फर्स्ट इज आंसर सेम है, तो वही पहला वाला ही लिखोगे। उसके बाद आपको लिखना है जो इस लाइन का मीनिंग है कि आफ्टर किलिंग द किंग डंकन, कि डंकन राजा जो है उनको मारने के बाद मैकबेथ सीम्स गिल्टी, मैकबेथ को ना गिल्टी मतलब अंदर से दोषी वाला मतलब एक गिल्ट आ जाता है उसके अंदर। ही इज हियरिंग ए स्ट्रेंज वॉइस विच शोज दैट ही इज अपसेट, उसको मतलब अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती है, तो इस वजह से लगता है कि जैसे मैकबेथ अपसेट है। मैकबेथ हैज मर्डर्ड द किंग, मैकबेथ जो है राजा को मारा while he is sleeping, जब वह सो रहा था, which is a deceitful thing to do, और जो कि एक छल है, मतलब अगर सोते हुए किसी को हम लोग मारते हैं तो एक तरह से छल माना जाता है। स्पेशली एज द किंग इज इन लाइन ऑफ गॉड, और स्पेशली जो राजा होता है वो भगवान की तरह होता है, तो ऐसे में मतलब भगवान को सोते हुए मार देना। तो यहाँ पे ना ये चीज सब सोच के मैकबेथ के अंदर काफी ज्यादा गिल्ट आ गया है। इन शेक्सपियर्स टाइम, शेक्सपियर के टाइम में क्या होता था, द किंग वॉज कंसिडर्ड इक्वल टू गॉड, मतलब भगवान के बराबर माना जाता था राजा को, मतलब भगवान के बाद दूसरा जो कोई पूजा जाता था वो राजा को ही पूजा जाता था शेक्सपियर के टाइम। मैकबेथ पनिशमेंट फॉर दिस इज, और मैकबेथ का जो पनिशमेंट थी, सजा थी इस चीज के लिए, वो क्या थी, दैट हिज ऑन स्लीप इज मर्डर, कि उसका खुद का स्लीप मर्डर्ड हो गया था। मतलब अब मैकबेथ को, राजा को मारने के बाद मैकबेथ को नींद नहीं आ रही थी। मैकबेथ कहता है द इनोसेंट स्लीप, मतलब इस तरह का फ्रेज यूज करता है मैकबेथ, शोइंग दैट, ये दिखाते हुए कि डंकन वॉज ब्लेमलेस, डंकन जो था ब्लेमलेस था, मतलब डंकन कुछ गलत किया ही नहीं था, एंड दिस मेक्स हिम मोर गिल्टी फॉर किलिंग हिम, और इस वजह से मतलब उस निर्दोष डंकन को मारना जो है इसको और ज्यादा गिल्टी बना देता है कि वो एक निर्दोष आदमी को प्रहार किया हुआ है, वो भी सोते हुए। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे है मैकबेथ ऑल्सो टॉक्स अबाउट हिज टाइटल, मैकबेथ जो है अपने टाइटल के बारे में बात करता है, दैट डंकन गेव हिम, जो कि उसको डंकन दिए हुए हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले के स्टार्टिंग में मैकबेथ वॉज द थेन ऑफ ग्लेम्स, मैकबेथ जो है ग्लेम्स का थेन था, एंड देन डंकन्स गेव हिज द टाइटल थेन ऑफ काउडोर, उसके बाद जो है डंकन उसको थेन ऑफ काउडोर बना देता है। ठीक है, एज ए रिवार्ड फॉर हिज एफर्ट इन द वॉर, वो क्या होता है कि डंकन एक रिवार्ड देता है, मतलब मैकबेथ जो मतलब वॉर में एफर्ट किया था, कोशिश किया था, वॉर को अच्छे से लड़ा था, तो एक रिवार्ड के रूप में डंकन क्या किया, थेन ऑफ काउडोर बना दिया मैकबेथ को। तो ये सब सोच के कि मतलब राजा तो उसके साथ डंकन कुछ गलत नहीं किया, मैकबेथ के अंदर पूरा गिल्ट आ रहा है। दिस वॉज पार्ट ऑफ द विचेस प्रोफेसी दैट लेड टू मैकबेथ किलिंग डंकन, और ये ना विचेस की प्रोफेसी का पार्ट था, कि मतलब चुड़ैल के भविष्यवाणी का असर था कि मैकबेथ क्या किया, जाके डंकन का मर्डर कर दिया। हिज टू टाइटल रिप्रेजेंट्स,
यहाँ पे जो मैकबेथ के लिए दो टाइटल का यूज किया गया है, थेन ऑफ ग्लेम्स और थेन ऑफ काउडोर, रिप्रेजेंट्स द ओल्ड एंड न्यू मैकबेथ। ये ना रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग को दिखाते हैं मैकबेथ के ड्वेल पर्सनैलिटी को, ठीक है। ये पहले वाला मैकबेथ कोई और था और नया जो मैकबेथ आया हुआ है उसके अंदर क्रूरलिटी आ गई है, क्रूरता आ गई है। दस इस प्रकार थ्रू एबव लाइन्स के ऊपर जो मेंशन किया गया लाइंस, उस लाइंस के जरिए शेक्सपियर सोज गिल्ट ऑफ मैकबेथ। शेक्सपियर जो है मैकबेथ के अंदर का गिल्ट दिखाते हैं आफ्टर किलिंग द डंकन, जो कि डंकन को मारने के बाद उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग थर्ड वाला एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जो कि टुमारो टुमारो करके शुरू होगा। काफी फेमस लाइन है और पहचाना भी ईजी है कि टुमारो से शुरू होगा, 2-3 बार रिपीट है यहाँ पे टुमारो टुमारो। और फिर या तो टुमारो टुमारो करके शुरू हो जाता है या तो फिर क्रीप्स इन दिस, इस तरीके से भी शुरू हो सकता है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंजा हमेशा की तरह आपको यहाँ सेम ही लिखना है, पहले वाले एक्सप्लेनेशन की तरह। फिर आगे लिखना है दिस लाइन्स आर द स्पीच डिलीवर्ड बाय फेमस कैरेक्टर मैकबेथ। तो ये लाइन जो है स्पीच है जो कि डिलीवर्ड किया गया है, लिखा गया है, मैकबेथ के द्वारा दिया गया है। इन द प्ले में ही सेज दिस टू इंडिकेट दैट, वह यह लाइन मतलब कहता है ये इंडिकेट करने के लिए कि अनदर डे इन हिज लाइफ वुड बी जस्ट फ्यूटाइल, कि उसकी लाइफ का एक और दिन बस व्यर्थ रहा, बर्बाद रहा। इन दिस सॉलिक्यू मैकबेथ मॉन्स हिज मीनिंगलेस लाइफ। इस सॉलिक्यूल्स इट मीन्स हम बताए थे ना कि आत्म भाषण होता है जिसमें मतलब खुद से बात किया जाए, तो इस सॉलिक्यूल्स में मैकबेथ क्या होता है ना, मतलब एक दुख प्रकट करता है, शोक प्रकट करता है अपने मीनिंगलेस लाइफ पे। एंड द टाइम आफ्टर हिज वाइफ डेथ, और खासकर जो है उसकी वाइफ की मृत्यु के बाद जो है मैकबेथ को काफ़ी ज़्यादा मीनिंगलेस लगने लगती है अपनी लाइफ। ही स्टेट्स दैट, वो आगे मतलब कहता है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ इवेंट्स, लाइफ जो होती है पूरे इवेंट से भरी होती है, एंड एक्शन से भी, हाउएवर कंप्लीटली मीनिंगलेस एट द एंड। लेकिन जो अंत में होता है लाइफ वो पूरी तरह से क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, अर्थहीन होता है। मीन्स लाइफ इज मीनिंगलेस, जैसा कि अर्थ है कि लाइफ जो है वो मीनिंगलेस होती है, यूजलेस होती है, एंड एम्प्टी और खाली होती है। ये मैकबेथ के अकॉर्डिंग है, जो कि मैकबेथ को ऐसा फील होता है लेडी मैकबेथ के मरने के बाद। आफ्टर हिज वाइफ डाइज, मतलब उसकी वाइफ की मृत्यु के बाद, टाइम सीम्स टू मैकबेथ एन इंटॉरेबल बर्डन। टाइम जो है मैकबेथ को एक इंटॉरेबल बर्डन, मतलब जो ऐसा बर्डन, ऐसा बोझ के रूप में जो कि उससे सहा ना जाए, वो प्रतीत होने लगता है। मतलब समय बीतता ही नहीं है, समय काटना बहुत मुश्किल हो जाता है मैकबेथ के लिए लेडी मैकबेथ की मृत्यु के बाद। This is directly opposite of the conventional and easy future he had fantasized about having with his wife before murdering King Duncan. तो ये जो है ना बिल्कुल डायरेक्टली यानी बिल्कुल अपोजिट था कन्वेंशनल एंड इजी फ्यूचर ही हैड फैंटेसाइज। मतलब जो भी मैकबेथ फैंटेसाइज इट मीन्स कल्पना किया हुआ था कि उसका कितना अच्छा इजी फ्यूचर होगा, आसान फ्यूचर होगा, एक परंपरागत मतलब राजा का जो लाइफ होता है वो होगा। डंकन को मारने के बाद लेडी मैकबेथ के साथ उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी जाएगी। तो ये सब चीज़ में है ना बिल्कुल अपोजिट था जो राजा पहले से सोच रखा था, जो मैकबेथ पहले से सोच रखा था। आफ्टर द डेथ ऑफ द लेडी मैकबेथ की मृत्यु के बाद ही फील्स हिज फ्यूचर इज होपलेसली टेडियस एंड एम्प्टी। वो सोचता है कि उसका जो फ्यूचर है वो अब आगे होपलेसली मतलब वो पूरी आशाहीन हो जाता है कि उसका जो फ्यूचर है वो टेडियस, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं काफ़ी कठिन है और खाली है बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ कहीं ना कहीं मैकबेथ का मतलब प्यार भी एक्सप्रेस किया गया इस लाइन्स के थ्रू कि मैकबेथ कितना ज़्यादा लेडी मैकबेथ से प्यार करता था। दस इस प्रकार दिस लाइन्स आर सॉलिक्यूल्स विच इज डिलीवर्ड बाय मैकबेथ। इस प्रकार जो है ये जो लाइन है वो सॉलिक्यूल्स इट मीन्स हम बताएं कि आत्मभाषण है जो कि मैकबेथ के द्वारा डिलीवर्ड किया गया एज रिस्पॉन्स टू द न्यूज लेडी मैकबेथ डेथ, जो कि प्रतिक्रिया थी जब उसको न्यूज़ मिला कि लेडी मैकबेथ की मृत्यु हो गई है। तो इस न्यूज़ की प्रतिक्रिया के स्वरूप जो है मैकबेथ ये सॉलिक्यूल्स डिलीवर्ड करता है, ठीक है। तो ये मैकबेथ का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आगे हम लोग ट्वेल्थ नाइट के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। ट्वेल्थ नाइट में भी हम 3 एक्सप्लेनेशन सॉल्व करवाए हुए हैं और तीनों का पीडीएफ मतलब हम टेलीग्राम पे तो अपलोड कर ही दिए, लेकिन अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ ट्वेल्थ नाइट के एक ही एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ट्वेल्थ नाइट का, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव। ये एक तो ट्वेल्थ नाइट का मतलब स्टार्टिंग का लाइन है और काफ़ी फेमस लाइन है, ये बहुत बार एक्सप्लेनेशन में पूछा गया है। तो सिर्फ इसी वाली लाइन को डिस्कस करेंगे। और इस ट्वेल्थ नाइट वाले एक्सप्लेनेशन में हम क्या बोल रहे हैं ना कि कुछ भी एक्सप्लेनेशन आ जाए, फर्स्ट स्टांजा और जो आखिरी का स्टांजा हम मेंशन कर रखे हैं ना, ये आखिरी वाला स्टांजा वो आप सेम रख सकते हो, ठीक है। तो ये हम 2-3 एक्सप्लेनेशन डिस्कस किए, उसमें लिख दिया सेम एज प्रीवियस स्टांजा एंड में भी। तो फर्स्ट वाला एंड वाला आप सेम रख सकते हो। तो कोई भी एक्सप्लेनेशन आ जाए, ये इफ म्यूजिक वाला छोड़ के भी कोई आ जाए तो फर्स्ट और आखिरी वाला सेम रख दोगे। बस बीच में जो है आपको कुछ मतलब इस लाइन के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा जो कि आप समरी से थोड़ा बहुत थिंक करके लिख सकते हो। तो शुरू करते हैं ये वाला एक्सप्लेनेशन कि इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव जो आता है।
जो कि लास्ट ईयर नहीं आया है, तो इस वजह से इस बार के लिए अब की बार काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 12th नाइट से कुछ मत करना, बट एक एक्सप्लेनेशन कंफर्म प्रिपेयर करके जाना। तो इस वाले एक्सप्लेनेशन में पहले हम लोग लिखेंगे जो फर्स्ट पैराग्राफ जो सबके लिए सेम होता है वो लिखेंगे। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर ग्रेट रोमांटिक कॉमेडी 12th नाइट। ये जो लाइन है वो विलियम शेक्सपियर के ग्रेट रोमांटिक कॉमेडी 12th नाइट से लिया गया है। अनदर टाइटल ऑफ दिस प्ले इज व्हाट यू विल, जो कि दूसरा टाइटल जो है इस प्ले का वो है व्हाट यू विल। इट इज बिलीव दैट, ऐसा माना जाता है कि इट हैज़ बिन रिटन अराउंड 1601 टू 1602। इस प्ले को जो लिखा गया 1601 से 1602 के बीच लिखा गया। इट इज़ ए 5 एक्ट प्ले, ये 5 एक्ट का प्ले है। हम पहले ही बताएं कि शेक्सपियर का जो मोस्टली प्ले होता था ना वो 5 एक्ट का ही होता था। एंड देयर आर मैनी कैरेक्टर इन द प्ले, और प्ले में ढेर सारे कैरेक्टर हैं, बट द होल प्ले मूव्स अराउंड इट्स मेजर कैरेक्टर। लेकिन जो पूरा प्ले है, मेन स्टोरी इस प्ले की, वो कुछ मेजर कैरेक्टर के चारों ओर घूमता है, सच है जैसे कि वायोला, ऑर्शिनो, ओलिविया एंड सेबेस्टियन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। थ्रू दिस रोमांटिक कॉमेडी, और इस रोमांटिक कॉमेडी के जरिए शेक्सपियर दिखाते हैं हम लोग को कि लव कैन काउज पेन, की लव जो होता है, प्यार जो होता है वो पेन का कारण होता है, दर्द का कारण होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला हो गया पैराग्राफ जो कि आपको सबके लिए सेम रखना है। अब इस लाइन का मीनिंग समझ लेते हैं। ठीक है, दिस लाइन्स आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ 12th नाइट। 12th नाइट का ओपनिंग लाइन्स है, मतलब 12th नाइट जो प्ले है इस लाइन्स के साथ ही शुरू होती है। ऑर्शिनो द ड्यूक ऑफ इलीरिया, ऑर्शिनो जो कि ड्यूक है, राजा है इलीरिया का, इज इन लव, वो क्या है, प्यार में है। द प्ले ओपन्स विथ हिम सिटिंग इन हिज गार्डन। प्ले जो शुरू होता है वो उससे शुरू होता है कि वो जो है ऑर्शिनो वो अपने गार्डन में बैठा हुआ है, सराउंडेड बाय फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से घिरा हुआ है, एंड सर्वेंट से घिरा हुआ है, लिसनिंग टू ए म्यूजिकल ऑनसम्बल, और एक म्यूजिकल ऑनसम्बल इट मीन्स कलाकारों की कुछ मतलब ग्रुप को सुन रहा है, म्यूजिक को सुन रहा है। एज द प्ले ओपन्स, जैसे ही प्ले शुरू होता है, द म्यूजिशियन सीम्स टू हैव पाउज्ड, म्यूजिशियन को मतलब दिखाया जाता है कि म्यूजिशियन जो है, जो कलाकार है वहाँ पे, वो रुके हुए हैं। ही टेल्स हिम, ये जो ऑर्शिनो है उनको बताता है, टू प्ले ऑन व्हाट, कीप प्लेइंग अंटिल ही गेट सिक ऑफ इट, मतलब कुछ ऐसा बजाने और तब तक बजाने जब तक कि वह मतलब उस म्यूजिक से परेशान ना हो जाए। ही रीजन दैट, वह इसका कारण देता है क्या, इफ म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव, कि म्यूजिक जो है अगर प्यार के लिए फूड का काम करता है, भोजन का काम करता है, एज ही हैज सो ऑफ नियर, जैसा कि वो हमेशा सुन रखा है, प्रायः सुनता है। हैविंग टू मच ऑफ इट, तो अगर वो उसको बहुत ज़्यादा ग्रहण कर लेता है, लाइक स्टफिंग वन सेल्फ विथ टू मच फूड, जैसे कि कोई भी इंसान जिसको बहुत भूख होती है और बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है, उसी तरह यहाँ पे ऑर्शिनो बोलता है कि हम खुद को बहुत ज़्यादा म्यूजिक से भरना चाहते हैं, क्योंकि इसको ना मतलब लग रहा है कि म्यूजिक जो है लव के लिए फूड का काम करती है। ठीक है, विल पुट हिम ऑफ, तो ये क्या होगा, इसको थोड़ा सा राहत मिलेगा प्यार से, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड ही विल लूज हिज एपिटाइट फॉर बीइंग इन लव, तो वो उसके अंदर जो मतलब प्यार करने की जो भूख है वो उसके अंदर से थोड़ा कम हो पाएगा अगर वो म्यूजिक को अपने अंदर बहुत ज़्यादा भर लेता है। विद द यंग वुमेन ओलिविया, जो कि उसके अंदर मतलब एक भूख है यंग वुमेन ओलिविया के प्यार की, तो वो थोड़ा कम हो पाएगा अगर वो म्यूजिक अपने अंदर बहुत ज़्यादा भर लेता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन जो है का मीनिंग जो है ये निकलता है। तो अब आगे हम लोग आखिरी का स्टांजा देख लेते हैं, जो कि हम आपको बताएं कि सेम लिखना है, कोई भी एक्सपेंशन 12th नाइट से आ जाए। दस इस प्रकार, द प्ले 12th नाइट इज वेरी मच अबाउट लव, जो प्ले 12th नाइट है वो बहुत ज़्यादा मतलब प्यार के बारे में है ज़्यादातर। डिफरेंट काइंड ऑफ लव, जिसमें अलग अलग तरह का प्यार दिखाया गया, एंड ऑल ऑफ द कैरेक्टर आर अफेक्टेड बाई इट, और जो ज़्यादातर कैरेक्टर है लव फॉर लव के वो इस प्यार से अफेक्टेड है, प्रभावित है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लव इन दिस प्ले, इस प्ले में 3 तरह का प्यार दिखाया गया बिटवीन मैनी कैरेक्टर, और जो कि बहुत सारे कैरेक्टर्स के बीच में। ए प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ ट्रू लव इज, और एक जो प्रमुख एग्जाम्पल हम लोग को देखने को मिलता है सच्चे प्यार का, वायोला लव फॉर ऑर्शिनो, वो क्या देखने को मिलता है, वायोला का प्यार जो ऑर्शिनो के लिए होता है। ठीक है, सेल्फ लव इज एक्सप्रेस्ड बाय द कैरेक्टर ऑफ मॉल वोलियो, और सेल्फ लव जो एक्सप्रेस किया गया है वो किया गया है मॉल वोलियो कैरेक्टर के द्वारा। मोर ओवर वी कैन सी फ्रेंडशिप बिटवीन कैशेरियो एंड ऑर्शिनो, और जो हम लोग को फ्रेंडशिप देखने को मिलता है वो कैशेरियो और ऑर्शिनो के बीच देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये वाला एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। काफ़ी इजी एक्सप्लेनेशन था, आप आराम से कल अच्छे से एग्जाम देना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत। अच्छे मार्क्स के लिए हम सारा कुछ एक्सप्लेन करवा चुके हैं, और जो नहीं एक्सप्लेन करवाए हैं 1-2 क्वेश्चन छोड़े हुए उसमें आप समरी लिख सकते हो, अच्छे से बस आंसर को रिप्रेजेंट करना, मार्क्स आपको अच्छा आएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।